नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम हर वीडियो के अंदर लेके आते हैं आपके लिए किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की लास्ट क्लास है, आप ये कह सकते हैं लास्ट टेस्ट है। टोटल 4 टेस्ट के अंदर हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ईवीएस पेडागोजी को कवर कर देंगे, तो आज हमारा चौथा टेस्ट है। पहले 2 टेस्ट के अंदर हमने एनसीएफ को कवर किया था, क्योंकि एनसीएफ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 130 क्वेश्चन थे, तो 65 क्वेश्चन करके हमने 2 टेस्ट लिए थे आपके। तो तीसरे वाले में हमने सीडीपी और मेथड्स को कवर किया। आज हमारा जो चौथा लास्ट टेस्ट है, इसके अंदर एडगर डेल की थ्योरी है एक, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट के अंदर, तो उसको कवर करेंगे। और ईवीएस की स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पर आपको अपना नाम और सीटेट प्रिपरेशन लिख के मैसेज करना है। आपको फ़ायदा क्या होगा, ईवीएस के हमारे 10 पेजेस के नोट्स हैं पीडीएफ में, वो आपको भेज दिए जाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जिसमें से 15 में से हर साल 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये मैं करवाना हूँ ईवीएस पेडागोजी, वो होती है जो ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो वो उन्हीं 10 पेजेस में से 12-13 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आपको हम 15 डेज क्रैश कोर्स के भी लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमने 7 घंटे के अंदर मैथ्स को पूरा कवर करवाया हुआ है। ठीक है, जो जिनकी मैथ्स कमज़ोर है वो ज़रूर देखें उसको और अपनी मैथ्स को मजबूत बनाए। इसी तरह से 3 घंटे में ईवीएस पेडागोजी, 5 घंटे में सीडीपी, इसी तरह से आपका मैथ्स पेडागोजी भी हमने 3 घंटे में करवा रखे है, तो आपका सारा पूरा क्रैश कोर्स करवा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबरेट, इवेलुएट आर 5 इंपॉर्टेंट ईज इन रिलेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग ऑफ साइंस। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली टीचिंग ऑफ साइंस से पूछ लिया। टीचिंग ऑफ साइंस के अंदर 5 ईज होते हैं। जब आपने अगर किसी ने पेपर 2 भरा होगा तो उसने जरूर पढ़ा होगा पेडागोजी ऑफ साइंस के अंदर 5 ईज के बारे में। इनके बिना हमारी साइंस अधूरी है। अब ये होते क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। पहले मैं समझा ही देता हूँ। देखो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेलुएट, ये 5 चीज़ें क्या क्या होती है। एंगेज होता है जब बच्चे को आप कुछ एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, जिसमें वो चीज़ें करता है, ऑब्जर्व करता है मेनली, ठीक है, खुद अपनी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है, तो वो सारी हमारी एंगेज होती है। एक्सप्लोर होता है जब वो कोई नई चीज़ें निकालने की कोशिश करता है, इन्फ्रेंसेस निकालता है। इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, जब वो किसी चीज़ से निष्कर्ष निकालता है, कोई चीज़ समझता है और फिर सारी चीज़ें करता है, तो वो हमारा एक्सप्लोर करता है किसी भी चीज़ को। समझ में आ गया। एंगेज क्या होगा, एंगेज में केवल ऑब्जर्व करेगा, या फिर आपका मतलब एक्चुअली जब एक्सप्लोर करेगा ना बच्चा, तो उस टाइम पे भी बच्चा एंगेज होगा उस एक्टिविटी के अंदर। लेकिन अगर मैं खाली एंगेज की बात करता हूं तो एंगेज में मेनली हमारा ऑब्जर्वेशन होगा और वो कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आपका होता है एक्सप्लेन। अब कई बार बच्चे एक्सप्लेन और एलोबरेट के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते। हिंदी में लिखा हुआ है व्याख्या करना और विस्तार देना। अब समझो व्याख्या क्या होता है। अगर मान लो ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों से उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कहती है। इसका मतलब ये है कि एक टॉपिक है अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां, इस कंसेप्ट को बच्चों को हमें पढ़ाना है प्रैक्टिकल वे में, तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो ये जो मैंने किया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन क्या किया है, इन्हीं लाइनों को मैंने अपनी भाषा में आपको करके समझा दिया है, तो वो एक्सप्लेनेशन होती है। उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों को बता देना। ठीक है, लेकिन एलोबरेट क्या होता है, एलोबरेट जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि जैसे एंगेज का मतलब क्या होता है भाई, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एलोबरेट का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये एलोबरेशन है। एलोबरेशन क्या होता है, आपको लिखा होगा, एक वर्ड होगा, उसका मतलब आपको नहीं पता, तो उसके मतलब बताना कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो वो हमारा एलोबरेट की श्रेणी में आ जाता है, विस्तार देने की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, फिर आपका एक होता है इवेलुएट, मूल्यांकन करना। ये तो आप सबको पता ही होगा, जब बच्चे मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कह रही थी, तो उसने गतिविधियां दी हैं कुछ बच्चों को। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। तो अब इसके अंदर क्या कर रही है, इसके अंदर बच्चों को एक काम दे दिया, काम दिया है तो क्या कर रही है, बच्चों को शामिल कर रही है, बच्चों को एंगेज कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये एंगेज हो गया है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं 2 दिन के बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। अब रिकॉर्ड करने हैं, फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, तो ये भी क्या है, ये भी एंगेज है। यहाँ पे भी बच्चों को शामिल किया गया है, बच्चों को कुछ काम दिया है जिससे बच्चे को कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रों को का काम करें, यानी कि जो वर्कशीट है, वर्कशीट के अंदर वो आंसर लिखेंगे। तो आंसर हम 2 तरह से लिखते हैं, या तो एक्सप्लेन करते हैं या एलोबरेट करते हैं। तो वो व्याख्या भी हो सकती है, वो विस्तार भी हो सकता है। ठीक है, कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि बताओ इसका मतलब क्या है, तो वहां पे क्या करते हैं आप, वहां एलोबरेट करते हैं। एक्सप्लेन कब करते हैं, जब मान लो किसी प्रोसेस के बारे में पूछ लिया, ये बताओ इसका क्या होता है, तो वहां पे आप एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये दोनों तरह के आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन के अंदर भी देखा होगा कि एक्सप्लेन दिस या एलोबरेट दिस, तो वही वाली चीज होती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन था कि शिक्षक द्वारा दिए गए गतिविधियों में इन 5 ईज में से कौन सा शामिल नहीं है। अब कह रहे हैं कौन सा शामिल नहीं है, तो भैया देखो हमारा एंगेज भी आ गया था, एक्सप्लेन भी आ गया था, एलोबरेट भी आ गया था, एक्सप्लोर और इवेलुएट नहीं आया। तो दूसरा हमारा उत्तर है एक्सप्लोर एंड इवेलुएट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। शिक्षक क्या कर रहा है, उनसे वायु हर जगह है कि हवा हर जगह होती है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मृदा में वायु है, यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर क्या हवा होती है, क्या पानी के अंदर वायु होती है, क्या शरीर में वायु होती है, क्या हड्डियों में वायु होती है। बच्चे से ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए उसने। तो शिक्षक शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अब देखो भाई अलग अलग तरह के कौशल होते हैं हमारे, मैं बता देता हूँ पहली बात तो। ठीक है, ये पहला होता है थिंकिंग स्किल यानी कि चिंतन कौशल। अब चिंतन कौशल में अगर मैं बताऊं तो हमारे कई तरह के कौशल इसके अंदर शामिल होते हैं। आप इसके अंदर मान सकते हैं कि आपका वर्गीकरण करना, जो ये लास्ट कौशल है आपका क्लासिफिकेशन, ये भी इसी का पार्ट होता है। इसी तरह से फिर आपका परिकल्पना बनाना यानी हाइपोथेसिस बनाना, वो भी। फिर आपका प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन का कौशल होता है जिसको आप कह सकते हैं अनुमान लगाने का कौशल, तो वो भी इसी के अंदर आता है। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, ये सारे पार्ट हमारे थिंकिंग के होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें सोचते हैं। फिर आपका इमोशनल स्किल हमारा कुछ नहीं है ईवीएस के अंदर। फिर हमारा ऑब्जर्वेशनल स्किल होता है जब आप खुली आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं। समझ में आया। क्लासिफिकेशन स्किल होता है, क्लासिफिकेशन स्किल के अंदर ये होता है वर्गीकृत करते हैं आप किसी भी 2 या 3 चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है आपके साथ में सामने। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी आपका आधार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये कह दिया कि 5 फलों के नाम बताओ। ठीक है, या 5 जानवरों के नाम बताओ। फल आप कैसे प्रॉपर्टी मानोगे, जो हम खा लेते हैं, बिना पकाए भी खा लेते हैं, या ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका अलग अलग तरह से आप वर्गीकृत कर सकते हो उनको, है ना। तो वो आपका वर्गीकरण होता है, अलग अलग बेसिस के ऊपर आप दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पे 2 चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो, तो वो वर्गीकरण होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर जो आंसर है, इसके अंदर खुली आंखों से तो हम नहीं देख पा रहे ना, हम वर्गीकृत कर रहे हैं, ये हमारा होता ही नहीं है। तो इसके अंदर हमारी थिंकिंग स्किल, चिंतन कौशल हमारा डेवलप हो रहा है, तो यही हमारा उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले, अब समझ लो, जब ये गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना पर क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो हमारा थिंकिंग स्किल होगा, चिंतन कौशल होगा उसका आंसर। क्योंकि गहन जांच परक और ये कल्पना परक वाले, कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते ऑब्जर्वेशन में, इमोशनल मैंने मना ही कर दिया था, स्पीकिंग स्किल कुछ होती ही नहीं है ईवीएस के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो लैंग्वेज के अंदर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका आंसर भी था हमारा थिंकिंग स्किल। इसमें से कह रहे हैं ये बताओ कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ा दिया जाता है जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, कौन सा कौशल नहीं है। डिटर्मिनेशन हमारा कौशल नहीं है, इन्फरिंग भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, प्रिडिक्टिंग भी है। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको करवा भी रखी हैं, अगर मैं दिखाऊं तो, एक सेकंड रुकना।
यहाँ आप देखेंगे जब मैंने क्रैश कोर्स करवाया था तो उसके अंदर बताया था कौन कौन से होते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, रिकॉर्डिंग एंड डाटा कलेक्शन होता है, इसी तरह से आपका फिर क्लासिफिकेशन होता है, प्रिडिक्शन होता है, हाइपोथेसिस होता है, इन्फ्रेंस होता है, क्वेश्चन एंड इंक्वायरिंग होता है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, थिंकिंग स्किल होता है, स्किल ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मैप स्किल होता है। तो ये टोटल 12 तरह की स्किल मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब भाई अच्छा है हमारा क्वेश्चन ये भी, मैपिंग। देखो मानचित्रांकन से आपके कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। तो पहले तो इसके कंपोनेंट समझ लो कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं भाई मानचित्रांकन के, आप ये कह सकते हो। पहला तो आपका होता है पोजीशन, आपको पोजीशन के बारे में पता चलता है, समझ में आ गया। आपका दिशा बोध होता है, आपको आप किस दिशा में हैं, कहाँ आप स्थित हैं। जब आपका मैपिंग होता है, मैपिंग जब आप सीखते हैं तो ये सबसे मेन होता है। तो इसका आंसर तो हो गया पहला। इसके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं आपकी, सॉरी तीसरा, इसका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, तो अब इसके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं आपकी। तो भाई दूसरी चीज़ होती है आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस का और डायरेक्शन का, यानी कि जो आपकी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो दिशाएं वगैरह हैं इनके बारे में आपका बोध हो जाता है, जो कि एक्चुअली इसके अंदर लिखा भी हुआ है, दिशा बोध की जानकारी। ठीक है, और लास्ट आपको होता है कि जब आपका स्केल होता है, स्केल की नॉलेज हो जाती है, समझ में आ गया, नॉलेज ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ स्केल एंड सिंबल। ठीक है, एक सिंबल भी एक चीज होती है, उसकी भी नॉलेज होती है ना। तो मतलब कि रोड के लिए कौन सी चीजें होंगी, नदी के लिए कैसे सिंबल होंगे, पेड़ के लिए कैसा सिंबल बना होगा, ये सारी जो चीजें होती हैं इनके बारे में आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो स्केल एंड सिंबल की चीजें पता चल जाती हैं, एक पोजीशन की पता चल जाती है, एक डिस्टेंस और डायरेक्शन की पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर था तीसरा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल, सर ये भी होना चाहिए, आपने बताया है, लेकिन भाई यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो स्केल है, स्केल की नॉलेज होती है। ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल हम मैपिंग के अंदर नहीं सीखते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही क्वेश्चन आ गया हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के निम्न में से किन कौशलों को विकास करा जाता है। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति, ठीक है, पोजीशन आपको पता चल जाती है। उसके अलावा आपको स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा, आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस मैंने आपको बता दी थी। तीसरा जो मैंने आपको बताया था प्रतीक और स्केल, जो मैंने सिंबल और स्केल के बारे में बताया था, तो वो तीनों चीजें हैं। ठीक है, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। तो भैया समझो, ये जो ड्राइंग होती है ये पार्ट नहीं है मैपिंग का। मैपिंग का पार्ट है कि हमें मैप पढ़ना आ गया, हम मैप बनाना सीखे या नहीं सीखे, ये मैपिंग का पार्ट नहीं होता, समझ में आया। हमें ये पता चल जाता है कि ये दूरी अगर 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दी गई है, 1000 किलोमीटर दी गई है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये हम कैलकुलेशन करना आता है हमें। आया समझ में, स्केलिंग के अंदर हमें कैलकुलेशन करना आता है, ना कि ड्राइंग करना, समझ में आया। तो ये डी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ए बी सी तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिसके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो पहली बात है, जब बच्चा ये कह रहा है कि आसपास देखें, देख रहा है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन, तो अवलोकन कर रहा है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, अपनी नोटबुक में लिख रहा है। नोटबुक में लिख रहा है तो हमारा एक होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा है बच्चा। तो इसका उत्तर है तीसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है, पानी में डालती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उनको सोचने के लिए कहा। तो आपको एक मैंने बताया था, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करते थे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे, तो वहां पे आप हाइपोथेसिस बनाते थे। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बनाते थे। परिकल्पना कैसे होगी? मान लो जब मेरी बात होती थी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कि मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, आया समझ में, तो आप वहां हाइपोथेसिस बनाते थे, उसके बाद उन हाइपोथेसिस को चेक करते थे, यानी कि परिकल्पना बनाते थे, परिकल्पना को चेक करते थे। मान लो आपका एक सर्किट है, सर्किट के अंदर सेल है, बल्ब है, उसके बाद में आपका कोई बटन हो सकता है, वो है,
तो आपने ये हाइपोथेसिस बनाई कि या तो मेरा सेल खत्म हो चुका है, या मेरा बल्ब फ्यूज हो चुका है, या मेरा बटन खराब हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने 3 हाइपोथेसिस बनाए। 3 हाइपोथेसिस बनाने का मतलब ये होता है कि आपके जो सॉल्यूशन है ना उनके आप तुक्के लगाते हो कि आप उसको सोल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होने चाहिए, जो प्रॉब्लम आप सोल्व कर देंगे उसके बाद में उनके जो आंसर होने चाहिए उनको आप तुक्के मारते हो, अपने मन मन में सोचते हो, फिर आप उनको एक एक करके चेक करते हो कि भैया ये अगर मेरा बल्ब ये मेरा खराब है तो मैं इसको बदल के देखता हूं पहले, अगर ये बल्ब बदलने के बाद भी नहीं जला तो इसका मतलब ये मेरी हाइपोथेसिस फेल हो गई। हाइपोथेसिस फेल होने का मतलब ये होता है कि जो आपने सॉल्यूशन सोचा था, जो आपने तुक्का मारा था, वो चीज आपकी खत्म हो चुकी है, वो आपका तुक्का गलत हो चुका है। ठीक है, तो आप अगली हाइपोथेसिस को चेक करते हो कि ये सही है या ये गलत है, आगे समझ में, और तब तक करते हो जब तक आपकी कोई हाइपोथेसिस सही नहीं मिल जाती। आया समझ में। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी बच्चों को वो क्या कर रही है, इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में कौन सा प्रकर्मण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो बच्चों को तुक्के मारने के लिए ही कह रही है कि बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, तो वो पॉसिबल सॉल्यूशन सोचने के लिए सोच रहे हैं बच्चे। तो ये हमारा क्या हुआ, परिकल्पना हुई है, हाइपोथेसिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से स्किल्स से। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या हो सकता है। पहली बात कह रही क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है जब बच्चे कुछ नया कुछ बनाए, तो यहाँ कुछ नया बन रहा है, नया तो नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं ड्राइंग रंग भरना ही क्रिएटिविटी है, रंग भरना क्रिएटिविटी नहीं होता, समझ लेना इस चीज को। ठीक है, सेकंड आपका होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जब बच्चे आसपास में चीजें देखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। हमारे घरों में नहीं रहते इसका मतलब बच्चे आसपास में ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में रंग भरेंगे। सही बात है, ऑब्जर्वेशन कर ली, आगे समझ में। तो ये चीज है, ये इसके अंदर हो रखा है। फिर कह रहे हैं क्लासिफिकेशन स्किल। क्लासिफिकेशन स्किल क्या है, वर्गीकरण कौशल। वर्गीकरण का कौशल ये होता है जब हम दो चीजों के अंदर भेद कर पाते हैं। ठीक है, भेद का कोई भी बेसिस हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसने बेस दिया हुआ है कि हमारे 2 तरह के जानवर होते हैं, एक जो घर में रहते हैं, एक जो घरों के बाहर रहते हैं। आया समझ में। तो हमेशा समझ लेना जहां क्लासिफिकेशन हो रहा होगा ना वहां ऑब्जर्वेशन जरूर हो रहा होगा, ये चीज भी होती है, क्योंकि बिना ऑब्जर्व किए आप कभी क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। आया समझ में। आप किसी भी चीज को बारीकी से देखे बिना उसको क्लासिफाई कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपके दिए हुए हैं, जो चीजें दी हुई हैं, तो आपने इसको क्लासिफाई किया अलग अलग तरह से, तो ये भी चीजें हो रही है। फिर आपका डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन डाटा का संग्रह का विकास भी कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो BCD आपका उत्तर है, तो यानी कि चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, क्यों कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। मतलब बच्चों को वो कह रही है कि किसी से बात करो और किसी से बात करके पूछ के बताओ। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन का संभावना नहीं है। ठीक है, किस क्वेश्चन के कौन से कौशल का संभावना नहीं है, तो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, सही बात है। ठीक है, फिर ये वाली बात है कि अभिव्यक्ति, हाँ भाई जब वहां पे बातचीत करेगा तो अभिव्यक्ति भी होगी, ये 100%। एक्सपेरिमेंटेशन, क्या बच्चा एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है क्या इसमें, ये देखो एक्सपेरिमेंट तो उसने कुछ किया ही नहीं, उसने तो बातचीत की वहां पे, तो डिस्कशन भी है, चर्चा भी हो रही है उसके वहां पे, तो क्वेश्चनिंग भी है, एक्सप्रेशन भी है, डिस्कशन भी है। प्रयोग हमारा उत्तर है जो कि इसके अंदर नहीं हो रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन होता है पिक्चर रीडिंग। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पिक्चर दिखा देते हैं और उसमें पूछते हैं कि बताओ ये क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मान लो मार्केट का दृश्य दिखा दिया, तो मार्केट में कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बच्चे उसके अंदर से कुछ क्रिएटिव निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ बताते हैं वो चीज़ों को कि सर यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ इसने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है, पहली बात तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है उस चित्र को, सही बात है।
ठीक है, और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिकॉर्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभिव्यक्ति कर रहा है, एक्सप्रेशन, बिल्कुल अभिव्यक्ति कर रहा है, अभिव्यक्ति अपनी चीजें बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि भैया इस चित्र में आखिर हो क्या रहा होगा, ठीक है। फिर एनालिसिस कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है उस चित्र का कि आखिर इसमें हो क्या क्या रहा है। उसने बच्चे ने अवलोकन किया, अवलोकन के बाद में एनालिसिस किया, एनालिसिस को का रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, और फिर उसको बताया, एक्सप्रेशन दिया उसका, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रयोग तो बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो हमारा ABC ये उत्तर है, यानी कि पहला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही क्वेश्चन आ गया, मानचित्र पढ़ने के लिए वांछनीय कौशल, तो वही है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यही है। स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष दूरी समझने की योग्यता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेकंड हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन के पश्चात वे उसकी लंबाई जांचते तथा लिखते। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है। आया समझ में? पहले क्या किया उन्होंने, हर 2 दिन के बाद में वो उसके कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी, ठीक है, मेजर कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो कितना लंबा हुआ। देखो कैलकुलेशन में और मेजर में फ़र्क होता है। कैलकुलेशन में आपको डाटा दिया होता है, आप नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और मेजर में ये होता है नापना और गणना में फ़र्क बता रहा हूँ मैं। जो गणना होती है उसके अंदर आपको कोई दे दिया 2 + 2, तो ये 2 + 2 क्या है, ये कैलकुलेशन है, ये 4 है। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बताओ भाई आप, तो यहाँ आप इसको नापोगे, ये आपका मेजरिंग होता है। आगे समझ में? तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा। नाप रहे हैं और संप्रेषित कर रहे हैं। संप्रेषित कैसे कर रहे हैं, उसने ग्राफ के माध्यम से उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ना तो इसके अंदर हाइपोथेसिस बनी, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनी, क्योंकि इसमें कोई तुक्का थोड़ी लगाया हमने, या कोई इसके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी थी हमारे पास में ना, हमने इसके अंदर कोई अनुमान लगाया। अनुमान क्या लगाएंगे, अगर हम ये कहते 3 हफ्ते के पश्चात के वो ग्राफ बना रहे हैं, तो उसका अनुमान हो सकता था कि बच्चे अनुमान लगा रहे हैं। तो ना इसके अंदर कोई अनुमान लगाया किया है, ना कोई भविष्यवाणी की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, नापा गया है और संप्रेषित किया गया है। चौथा इसका आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है। 2 तरह की पत्ती दे दी भाई उनको, ठीक है, तथा उन्हें ये बताने के लिए कहती है कि किस तरीके से ये समान है और किस तरीके से भिन्न है। मतलब कहा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है और ये एक जैसे कैसे हैं, आपको ये बताना है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल इस्तेमाल होगा। मैंने बताया था कभी भी अगर आपको किन्हीं भी 2 चीज़ों के अंदर अंतर निकालना हो या किन्हीं 2 चीज़ों को एक साथ रखना हो, तो वो हमारा आता है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन मैंने बताया था वर्गीकरण आप कभी करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वर्गीकरण के लिए अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर है तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अगर इसके अंदर वर्गीकरण उत्तर होता तो मैं वर्गीकरण लगाता, लेकिन वर्गीकरण नहीं है, तो मेरे को पता है वर्गीकरण के लिए क्या सबसे जरूरी है, अवलोकन जरूरी है। मेजर यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, माप रहे हैं नियम, प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ अनुमान भी लगा रहे हैं, ना हम कोई तुक्के मार रहे हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, ये सारे के सारे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस से है। थोड़ा सा एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए ये हो सकता है थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा हो, तो ये कौन है, हिंदी और इंग्लिश में मेरे को दोनों में दिखाना था, इसलिए मैंने छोटा करा है। तो एक तो रीडिंग होता है, कह रहे हैं कि हम जो सीखते हैं ना, हम सीखते तब हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कब लेते हैं, जिसके अंदर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंसेस होती है, सेंसेस कौन सी, आँख, नाक, कान, स्किन या स्मेल, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा हमारी यूज़ होती हैं तब हम ज़्यादा सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे कम हम कब सीखते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं। उससे ज़्यादा थोड़ा सा कब सीखेंगे, जब हम कुछ सुनेंगे। उसके ज़्यादा हम कब सीखेंगे, जब हम कोई चीज़ कोई इमेज देखेंगे तब सीखेंगे। उससे ज़्यादा कब सीखेंगे, जब हम उस इमेज को चलाएंगे, यानी कि कोई वीडियो देखेंगे तब सीखेंगे। उसके ज़्यादा हम कब सीखेंगे कि जो चीज़ हम इमेज दिखा रहे हैं, कि कोई मान लो कुतुब मीनार की आप कोई वीडियो दिखा रहे हो, उस एक्चुअल कुतुब मीनार के पास अगर आप लेके जाओगे बच्चों को तब सीखेंगे, ठीक है। फिर आपका हो सकता है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन क्या है, जब आपको कोई चीज़ बना के दिखा रहा है कोई बंदा कि ये देखो ये ऐसे बनती है, तो उससे ज़्यादा हम जब सीखते हैं, ठीक है। फिर ये होता है जब हम उसको चीज़ को खुद करके देखते हैं,
तब हम सीखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोल प्ले, कोई सिचुएशन दे रखी होती है, हम एक्चुअल में रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम खुद से कोई नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, मॉडल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नई चीज बना रहे हैं लेकिन मॉडल बना रहे हैं। फिर उससे ज्यादा हम सीखते हैं जब हम रियल में कोई चीज करते हैं। आगे समझ में? तो ये सारी चीजें हैं, इस हिसाब से हम सीखेंगे। तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण के प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग टीचर हैं, 4 अलग अलग तरह से पढ़ा रहे हैं वायु प्रदूषण। अब इनमें से सबसे उचित पद्धति कौन सी होगी? पहला कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखा दिया, मतलब कुछ दिखाया है, ठीक है, कोई फोटो वगैरह दिखाई है, ठीक है। फिर कह रहे हैं विद्यार्थियों को कहना कि वे दिवाली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करें और करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। देखो इसके अंदर यहाँ तो केवल दिखाया गया है, यहाँ तो वो ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ बच्चे खुद करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद में तीसरे वाले में क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर ये अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो हमारा सेकंड ही आंसर हो गया, जिसके अंदर बच्चा खुद करके सीख रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी, इसका मतलब विद्यार्थी खुद करके सीखेंगे, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? श्यामपट्ट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहना। तो ये भैया वो तो बच्चा तो पैसिव मोड में एक्टिव तो है नहीं वो बच्चा, तो गलत चीज है ये। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों से समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चलो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा बच्चे काम कर रहे हैं, हालांकि आपने प्ले कार्ड खुद बना के दे दिए है, अब बच्चों का काम इतना बस ये है कि बच्चे उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर तीसरे वाले में ये है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करना। अब इसके अंदर बच्चे खुद खोज कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अधिकतम भागीदारी होगी, तो तीसरा हमारा आंसर है। चौथे वाले में कह रहा था विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी ढंग से देने के लिए क्या करेंगे? न्यूट्रिशन आप बच्चों को पढ़ाना है, तो बेस्ट चीज़ तो यही होती है, जो मैंने एनसीएफ वाले टॉपिक में भी बताया था कि जब बच्चों का मिड डे मील आता है, तो मिड डे मील के टाइम पे अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो और ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हमने मौका दिया है। पोषक तत्वों से उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण तो उनके सामने होंगे टिफिन में। फिर ये कह रहे हैं आरेख बनाएंगे, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना होगा, गलत है ये सारी चीजें, हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि एक कक्षा अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि बी को ग्रिड बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग यानी सेक्शन ए के जो बच्चे हैं उसके विद्यार्थियों को एक बेहतर सीमा तक प्रकरण की समझ हुई है। मतलब एक बच्चों को तो आपने मल्टीमीडिया कैप्सूल से पढ़ा लिया। मल्टीमीडिया कैप्सूल क्या होती है? जिसके अंदर आपका कोई वीडियो आ सकता है, कोई जो आप बड़े बोर्ड पे कोई वीडियो आप दिखा रहे हैं या फिर कोई आवाज़ सुना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मल्टीमीडिया कैप्सूल के अंदर होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो ए सेक्शन को तो इस तरह से पढ़ा दिया, बी सेक्शन को हमने वही ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ा दिया, तो हमने पाया कि ए वाले बच्चों ने ज़्यादा सीखा है, ठीक है। तो ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नजदीक है। नहीं भैया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है, तो इसमें तो इसका भी कोई बात नहीं कही गई है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करती है, यही हमारा है। जब हम एडगर डेल को उनके बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने कहा था कि वहां तो केवल आपने पिक्चर दिखाई है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसके कानों का भी यूज किया है, उसकी आंखों का भी यूज किया है, तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। तो तीसरा वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है।
क्योंकि ये प्रभावी आकलन का सुगम बनाती है, नहीं शिक्षार्थियों को दृश्य परिवर्तन उपलब्ध कराते, नहीं अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, यही आंसर है। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, जो कि एडगर डेल कहते भी हैं, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना, फूड वी शुड ईट, ठीक है, ये बच्चा टीचर पढ़ाना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो को क्या करेगा, श्यामपट्ट पर सभी भोजनों के चित्र दिखाएगा, नहीं विभिन्न भोजनों के उदाहरण देगा, नहीं शिक्षार्थियों को कहता है कि संभावित स्रोतों की संबंधित जानकारी एकत्रित करेगी, यही है भाई। इन तीनों ऑप्शन में से तो तीसरा ही बेटर लगा, तो तीसरा हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं नलिनी कक्षा 3 में जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। कक्षा 3 के बच्चों को चाहती है इस टॉपिक से कि एनिमल आवर फ्रेंड्स, ये करवाना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करना, श्यामपट्ट करना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म दिखाना। तो ये फिल्म दिखा रहे हैं हम, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे फिल्म दिखा रहे हैं। मैंने हमेशा से बताया है कि आप अगर उनको कुछ पढ़ाएंगे, कुछ फोटोज वगैरह दिखाएंगे, उससे बेटर ये है कि फिल्म दिखाएं। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में अभी हमने बात करी थी, वहाँ भी यही वाली चीज़ थी, तो तीसरा हमारा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब यहाँ फिर देखना, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसी सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा आपके हिसाब से? संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, स्पेशल लेक्चर दिलवा रहे हैं, नहीं भाई। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ये भी नहीं। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, यही है हमारा, समझ रहे हो? उन बच्चों को कह रहे हैं कि भैया तुम जानकारी इकट्ठी करो और उसके ऊपर फिर बात करो, ठीक है, उसका एनालिसिस करो, यही है। कोई स्लोगन बनाने, ये भी नहीं हो सकता, ना स्लोगन बनाने से, ना चार्ट बनाने से, ना कोई लेक्चर दिखाने से कभी भी होगा, ठीक है, तो तीसरा हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण समझाते हुए गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। क्या क्या करवा रही है? शिक्षार्थियों को चित्र भ्रमण पर ले जा रही है, विशिष्ट उदाहरणों की संकल्पना की व्याख्या दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही है कंसेप्ट को, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग कर रही है, प्रकरण के से संबंधित प्रश्न पूछ रही है। तो उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? मतलब 3 चीजें सही होंगी, एक चीज गलत होगी, तो वो बताओ कौन सी चीज गलत है आपके हिसाब से? अब भाई मेरे हिसाब से पूछा जाए तो हवा सब जगह है दिखाने के लिए हम फील्ड ट्रिप पे तो बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। मान लो हमें उन्हें किसी जानवर वगैरह के लिए पढ़ाना है, तो हम उनको किसी जू वगैरह में लेके गए, चिड़ियाघर वगैरह में लेके गए, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन हवा हर जगह दिखाने के लिए हम उनको क्षेत्र भ्रमण के लिए ले के जाऊँगा? नहीं भाई, मैं तो नहीं ले जाऊँगा, तो मेरा उत्तर तो 1 है इसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते हुए पृथ्वी प्रदूषण पोल्यूशन पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? बताओ कौन सा सही होगा सबसे ज्यादा? चार्ट बनवा रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ शैक्षणिक भ्रमण पर ले जा रहे हैं, कहाँ पे? प्रदूषित नदी दिखाने के लिए, ठीक है भाई। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं का कार्य करने के लिए कहना। अब समझो, अब इसके अंदर अगर मैं सेकंड और थर्ड के अंदर मैं बात करूं तो मैं थर्ड वाली चीज को ज्यादा मानूंगा, क्योंकि अगर मेरा ये पढ़ाना चाहती वाटर पोल्यूशन पढ़ाना चाहती तो मेरा उत्तर सेकंड होता। लेकिन यहाँ ये क्या पढ़ा रही है? ये पढ़ाना चाह रही है पोल्यूशन, तो पोल्यूशन में हर तरह के पोल्यूशन आता है, तो इसमें कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को, तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड में अगर चूज करना पड़े तो मैं तीसरे को करूंगा। कह रहे हैं किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके, यही तो भाषण देना ना, भाषण तो नहीं होगा, तो मेरा उत्तर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते हुए अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। ठीक है, यहाँ किस पर विशेष ध्यान दे रही है? विविधता पर। ठीक है, संस्कृति और क्षेत्रीय हिसाब से हमारी विविधता होती है खाने के अंदर भी, तो उसमें नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? आपके हिसाब से किसके द्वारा होगा? देखिए ध्यान से, पहले में कह रही है कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने के लिए चार्ट लेके आ रही है, तो गलत है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यही है। देखो यहाँ बच्चों से खुद एक्चुअली खाना मंगवाया जा रहा है, तो ये चीज़ सही रहेगी। पाठ्य पुस्तक के बारे में कह रहे हैं किसी बाहरी भोजन वाली व्यावसायिक एजेंसी के द्वारा आग्रह करना। अब ये कह रहे हैं कि किसी बाहर से लोगों को बुलाओ और वो अलग अलग तरह के खाने लेकर आएंगे, तो ये चीज़ गलत है। समझ में आ गया? तो सेकंड हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अनुभव होगा? ठीक है, उनको हम करवाना चाह रहे हैं सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में करवा रहे हैं। ठीक है, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ठीक है, वीडियो दिखाना हमारे लिए अच्छी चीज़ थी। ठीक है, लेकिन उससे अच्छी नहीं जब बच्चे खुद कर रहे थे। कह रहे हैं संबंधित मामलों पर भाषण आयोजित करना, ये नहीं। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी नहीं। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यही सही बात है। यहाँ बच्चे खुद लेकर देखेंगे। ठीक है, समूह जब ग्रुप प्रोजेक्ट होंगे तो उनको कहेंगे कि खुद करके देखो तुम ये सारी चीजें, तो उनको सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। इसके हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता करवाना, मेरे हिसाब से तो पहला यही नहीं है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये देखते हैं एक सेकंड, अब तो ये भी वैसा ही आ गया। फिर कह रहे हैं वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो भैया अगर देखा जाए, अभी हम सिखा रहे थे वृक्षों के संरक्षण को, तो वृक्षों के संरक्षण को अभी देखा जाए तो सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें पूछा गया नहीं, कौन सा नहीं है, तो मैं तो तीसरे वाले को मानता हूँ। तीसरा सबसे अजीब सा है, इसके अंदर हम ये कह ही नहीं सकते कि बच्चे लकड़ी के लट्ठों का भंडार देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि वृक्षों का संरक्षण देखने के बात कर लेंगे, तो क्लास के अंदर जो बेंच बने हुए हैं उनको देख के भी करने चाहिए भैया। उनको तो समझ में आया, क्योंकि वहां लकड़ी उनको कटी हुई तो दिख रही है कि ये भी लकड़ी से बना है, ये भी लकड़ी से बना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथे वाले को मैं मानता हूं कि ये है, तीसरा वाला हमारा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 की विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने, मतलब वही वाली चीज है, ट्रेवल है, ट्रेवल के ऊपर उन्होंने बता दिया है। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाला चार्ट उपयोग और उनकी व्याख्या की है। एक टीचर ने क्या किया, चार्ट बना के दिखा दिया बच्चों को। दूसरे ने क्या किया, पाठ्य पुस्तक की विभिन्न विषय वस्तुओं का उपयोग करके विभिन्न विधियों की व्याख्या कर दी, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के लिए चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहा। चलो इन दोनों से थोड़ा सा बेटर तो इसी ने कहा है। ठीक है, इसी ने किया है। फिर कह रहे हैं विद्यार्थियों से अनुभव में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहा। यह सबसे अच्छा है, चौथा हमारा सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चों के जो एक्चुअल अनुभव हैं वो आएंगे यहाँ पे, तो चौथा हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2014 में, फिर से आया, पहले 2012 में आया था ये। तो कह रहे शालिनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण में परिचित कराना चाहती है। इन्हें कैसे करवाएगी? आरेख बनाएगी? नहीं भैया। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजनों के उदाहरण देगी? नहीं भैया। विभिन्न प्रकार के चार्ट दिखाएगी? नहीं भैया। टिफिन खोले और उसके तत्वों का अवलोकन करे, यही हमारा आंसर है।
बच्चों को कहेगी बच्चों अपने टिफिन खोल लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। खेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। मैं तो यही करूंगा, तो पहला ही मेरा उत्तर है, अगले तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। कह रहे हैं वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि एक एक वृक्ष को अपनाएं। फिर कह रहे हैं वाद विवाद प्रतियोगिता करवाती है। फिर कह रहे हैं पोस्टर संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है। फिर कहने शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। फिर वही वाली बात है, कटी लकड़ियों के भंडार दिखा के कभी भी आप बच्चे को वृक्ष संरक्षण के बारे में नहीं बता सकते। अगर बच्चा इसी तरह से वृक्ष संरक्षण के बारे में सीख सकता तो वो बहुत पहले आपके जो घरों के अंदर जो लकड़ी से चीजें बनी हुई है उनको देख के भी सीख लेता। तो चौथा हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा 5 की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसने बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे पौधों को देखें तो वो क्या करने के लिए प्रोत्साहित करें। समझना कि ये पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये समझना, तो ये तो उनको एक बात कह रही है कि तुम समझो ये चीज़ कि ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। समझ रहे हो? तो ये सबसे अच्छा तरीका है जब वो अवलोकन करवाना चाह रही है ना, पौधों का अवलोकन करवाना चाह रही है, तो पौधों के अंदर उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने के स्थान के अंतर का अवलोकन करवाना है उसके। ठीक है, तो तीसरा हमारा आंसर है। उसने कहीं ये तो कहा ही नहीं कि पौधों के बारे में ये लिखो कि ये उपयोगी है या नहीं है, उसको तो पौधों का अवलोकन करवाना था, तो वो तीसरे वाले में हमारा हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। मतलब वही वाली बात आ गई, फिर से भोजन पढ़ाना है कि हमारा अलग अलग जगह अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट देना। सही बात है, या तो उनसे कहो कि तुम खाना लेके आ जाओ, या उनको ये कहो कि भैया प्रोजेक्ट कर लो। अगर खाना लेने वाला कहीं आंसर आया तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहे कि वे परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड, ये तो खत्म ही हो गए हमारे। अब देखो भाई, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया और उसके बारे में चर्चा करें। मान लो आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो, या मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में पढ़ा रहे हो। हरियाणा में क्या होगा, हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल है हरियाणा के बच्चे होंगे, तो उन्होंने क्या खाया, तो अलग अलग जो आपको पढ़ाना था कि सांस्कृतिक विविधता होती है, तो वो चीज़ तो आपकी नहीं हुई पूरी। ठीक है, हालांकि अगर वो अलग अलग जगह से होते, या आप उनको कहते कि अलग अलग अपना अपना भोजन लेके आना, ठीक है, तो आपका ये मान सकता था मैं कि आपकी क्लास में शायद अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, इस वजह से आपने अलग अलग तरह के खाना मंगवाया उनसे। तो इस केस के अंदर मैं पहला ही आंसर मानूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक प्राथमिक स्तर पर जल अभाव के विषय पर कक्षा 4 में बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, कि जल अभाव हमारा स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, कि जल हमारा कम है और जल की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, पानी की डिमांड ज़्यादा है, पानी कम है। ठीक है, उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी नहीं, यह पता करेगी उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, यही चीज़ है। ठीक है, बच्चे डेली लाइफ में कैसे कर रहे हैं, जल की बचत कैसे कर रहे हैं, यही हमारे लिए आंसर है। कोई पोस्टर बनाने से, परीक्षा लेने से या नारे लिखवाने से नहीं हो सकता कभी भी ये काम, जो एक्चुअल में उन्होंने किया है। सेकंड आंसर हमारा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई, वृक्ष संरक्षण का फिर से टॉपिक आ गया है, लेकिन अब की बार कह रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि बताओ। तो एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं सुषमा चाहती है कि उसके छात्र पेड़ों के संरक्षण के लिए करें, तो बच्चे एक पौधे को अपनाएं और पोषित करने में मदद करेंगे, यही आंसर है हमारा। देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ऊपर भी तो
2016 में ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया था। ये वृक्ष संरक्षण का 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब फिर ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करेगा, जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बातें बोल पाएंगे, लिमिट में नहीं रहेंगे, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। पक्षियों की चोंच के आकार की में भिन्नता क्यों होती है, क्यों वाला क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। कह रहे हैं एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए उसकी खाने की आदतें, तो उसी के बारे में लिखेगा। गलत है ये चीज़। यानी एक पक्षी की चोंच, फिर वही वाली बात होगी, तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। एक ही पक्षी की चोंच हो रही है, जबकि यहाँ पे बात है पहले वाले में कह रहा है पक्षियों की चोंच के आकार, ठीक है। अलग अलग पक्षी के बारे में लिखेगा तो यहाँ अलग अलग विश्लेषण करेगा। तो ये हमारा आंसर था, पहला आंसर हमारा था, ठीक है। तो भैया आज आपकी ईवीएस पेडागोजी यहाँ खत्म हो गई है। कल से मैं शुरू करूंगा मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी के लिए हमसे जुड़े रहें। मैथ्स पेडागोजी की वैसे मैंने क्रैश कोर्स करवा रखा है, क्रैश कोर्स एक बार आप देख लेना। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। अगर आपको अपने मार्क्स आपके आ गए हों अच्छे तो इसको अपने कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।